नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, संडे का वक्त काफी कीमती होता है, अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है लोग। और ऐसे कीमती समय में मैं चाहता हूं आज का जो वीडियो हो ना, वो मेरा भी थोड़ा कीमती हो। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आपने मेरा 27 जून का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि डिश टीवी आप ले सकते हैं, इसमें अच्छी बाइंग दिख रही, इसका ब्रेकआउट है वो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। डिश टीवी उस टाइम ये 14-15 रुपए के आसपास डिश टीवी चल रहा था और अभी आपको 20 रुपए पे डिश टीवी दिख जाएगा। 2 सप्ताह की बात है। और अगर आप मेरा पिछला जो वीडियो संडे का देखा होगा, पिछले संडे का वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि अभी जो यहाँ पे एक स्टॉक टू बाई में मैं बताया था कि पीवीआर आइनॉक्स आप इसको ले सकते हैं। उस टाइम ये 1438-39 के आसपास चल रहा था, 1438 के आसपास। और मैंने कहा था कि आपको ये जो लेने वाली प्राइस होगी वो 1420 से नीचे होगा, यानी 1400 आसपास आप इसका बाइंग बना सकते हैं। तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है पीवीआर में तो देख लीजिएगा, उसका स्टॉक जो है वो 1414 के आसपास अभी चल रहा है, 1420 से नीचे आ गया है। और बाइंग जो उसका 14 से 1420 के बीच में है, तो आप उसमें इंटर कर सकते हैं। चलिए आज हम आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज के वीडियो पे बात कर देखते हैं सेक्टर रोटेशन का। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेक्टर रोटेशन। इस तरह से सेक्टर रोटेट होता है। अगर आज यहाँ स्टील है तो केमिकल है, एफएमसीजी है, आईटी है, बैंकिंग है, फार्मा, इस तरह से कई सेक्टर और होते हैं। ऑयल एंड गैस हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, रियलिटी, इस तरह के कई सेक्टर हैं। मैंने बस एग्जांपल के तौर पे यहाँ 4-5 सेक्टर लिख दिए हैं। तो सेक्टर में क्या होता है ना, सेक्टर वाइज रोटेशन आता है, यानी उनका भी टाइम आता है। अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, कहता है ना कि लोग दशा चल रहा है, तो इसके भी दशा चलते हैं। तो अगर सेक्टर रोटेशन में देखा है तो आप जैसे अगर हम बात कर ले तो फार्मा सेक्टर, अगर देखते, ये कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे बेतहाशा बढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे हर किसी को ना जान बचाने की पड़ी थी। भाई जान बचे तो लाख उपाय, सबको दवाई चाहिए था, सबको कोविड के वैक्सीन चाहिए था, हर कोई डर में था और उनको जान बचाने के लिए दवा चाहिए थी। तो इस तरह उस टाइम क्या था, फार्मा कंपनी बेतहाशा गजब गजब के वैल्यूएशन पे बढ़े, 4 गुने 5 गुने वैल्यूएशन एक सप्ताह में वहां उनको बढ़ता हुआ दिख गया। उसी तरीके से देखेंगे तो एक टाइम था, एक दौर था जब आईटी का आया था। जहां भी देखो आईटी के चर्चा हो रहे हैं, आईटी के स्टॉक ही भाग रहे हैं, जहां भी देखो सिर्फ आईटी स्टॉक चल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन पहले देखते होंगे तो एक दौर आया था, वो बैंकिंग का था। बैंकिंग के स्टॉक 300 चलने वाला एसबीआई 500 को पार कर गया, 100 के नीचे चलने वाला फेडरल बैंक 150 के आसपास चला गया। तो कई ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण आप ले लेंगे जिसमें आपको लगेगा कि बैंकिंग के सेक्टरों में ना उस टाइम बेतहाशा वृद्धि हुई थी। तो इसी तरीके से वैसे ही एक सेक्टर है जो कोरोना काल के बाद से ही उस सेक्टर में लगभग वो कभी जला कभी बुझा, छुप छुप के कोई तरह से बस चल रहा है, यानी वो किसी भी तरह की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो एक वो सेक्टर है। अगर हम उस सेक्टर की बात करें तो आपके घर के गेट से लेके आपके ऑफिस के दरवाजे तक, अगर हम बात करें कि फ्लाइट के पंखे से लेके, यानी फ्लाइट के जो ब्लेड होते हैं उससे लेके आपके सेविंग करने वाले ब्लेड तक, सारा उस सेक्टर से आता है। यानी वो सेक्टर होता है मेटल एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। तो हम आज बात करेंगे स्टील सेक्टर की। जी हाँ, स्टील सेक्टर की अगर बात करें तो ये सेक्टर अभी तक आपको किसी भी रैली में पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिख रहा। या तो इससे पहले वाली रैली आई थी उसमें, या तो फिर अभी जो मार्केट की रैली चल रही है उसमें देखें तो स्टील का खास करके जो सेक्टर है वो अभी तक इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिखा है। तो अब क्या है, अब इसके दिन आ गए, इसलिए मैंने इसको अवेरो के पास रखा है। अब इसका टाइम आने वाला है। अगर देखें तो इसमें एक बड़ा बूम होने वाला है, इसमें एक बड़ा धमाका होने वाला है। धमाका कब होता है, जब पटाखे की पूछ में आग लग जाती है ना, तो वो धमाका होता है। समझ लो पटाखे की पूछ में आग जल चुकी है और उससे धुआं निकलता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब वो किसी भी टाइम पे आपको धमाका हो सकता है। अब धमाका होता तो क्या है, जो पटाखा फोड़ने वाला वो तो डरता नहीं है क्योंकि वो तो अटेंशन में है, वो तो सावधान है। लेकिन पास से गुजरने वाला लोग ना, जो उससे सावधान है, जिनको पता नहीं वहां पटाखा फूट रहा है, वो अचानक से धमाका होता है तो वो डर जाते हैं। तो मैं वही आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि इस सेक्टर में अब जो है वो ब्लास्ट होने वाले हैं, पटाखे फूटने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए। और इस सेक्टर में अगर बात कर ले तो एक ऐसा स्टॉक है जो करीब अगर बात करें तो पिछले 1-1.5 सालों से वो कंटिन्यू, कहें तो वो मंदी में ही चल रहा है, कंसोलिडेशन फेस में ही बोल रहा है, या फिर कहें तो वो गिरता जा रहा है, कुछ भी कहें उसके लिए सारा सही है। कारण कि जब से वो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, 80 पे गया, 80 से 100 गया, फिर 100 से कभी 130 तक गया, फिर वापस आया 100 पे, अभी भी देखें तो वो 114-13 के आसपास ही चल रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। अब टाटा स्टील के बारे में क्यों कह रहा हूं भाई कि इसे पटाखे फूटने वाले हैं, तो एक टाइम आता है ना उस सेक्टर में, जब किसी सेक्टर में अचानक से एक टाइम पीरियड आता है, देखेंगे उसमें वॉल्यूम बढ़ने लगता है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, उसकी चर्चाएं होने लगती है और उसमें बायर जो है बढ़ने लगते हैं। और उस सेक्टर में फिर एक तरह से उसको कहते हैं कि ये सेक्टर में अब बूम आ गया है।
तो वही बूम अब आने वाला है आयरन एंड स्टील में। और आयरन एंड स्टील में जो सबसे प्रेफर मेरा स्टॉक है, मैं टाटा स्टील बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, 80 के रेट से मैं इसे कंटिन्यू ट्रैक कर रहा हूं। जो सबसे जो अभी तक अवेटेड स्टॉक है, जिसमें अभी बूम आना बाकी है, वो मेरे नजर में टाटा स्टील है। अगर टाटा स्टील की मैं बातें क्यों करता हूं, तो ये सेक्टर ऐसा टाटा स्टील है ना, अगर देखें तो अप्रैल से मतलब ये 2022 तक ये 17-17.5 बिलियन डॉलर का इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर देखें तो इसकी जो 7 कंपनियां थी छोटी बड़ी मिला के, उसका मर्जर होने वाला है, महामर्जर होने वाला है। तो सोचिए इसकी कितनी बड़ी वॉल्यूम बन जाएगी अगर एक जगह आ जाएगा तो। सेकेंड थिंग, इस सेक्टर में भारतीय कंपनियां जो है करीब वो 42,500 करोड़ रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे 70,000 लोगों को नौकरी भी मिलेगी, यानी जॉब भी मिलेगा। तो देखिए आगे जो मैं बताने वाला हूं ना, उसमें आपको स्टील प्रोडक्ट का कितना बड़ा इस्तेमाल होता है, इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि इसकी डिमांड किस वॉल्यूम पे होने वाली है। और स्टील, मुझे लगता है ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें स्टील का इस्तेमाल नहीं होता होगा। तो आप देख लीजिए एक बार, स्टील प्रोडक्ट का इंडस्ट्री वाइज मैंने आपको वॉल्यूम बताया है। जैसे सबसे बड़ा वॉल्यूम जो यूज होता है वो कहां से आता है, तो बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहां 52% जो है वो स्टील की खपत होती है। दूसरा आ जाता है सबसे बड़ा वॉल्यूम कहां, तो मैकेनिकल इक्विपमेंट में, वहां से आपको 16% स्टील की खपत होती है। ऑटोमोटिव में आ जाते हैं सारे ऑटोमोबाइल से लगभग, चाहे वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल जो इसको हम लोग एक्सिलरी कंपनी कहते हैं, वो सारे मिला के आपको ऑटोमोटिव में आ जाते हैं। उसमें से 12% के वॉल्यूम वहां जाता है। मेटल प्रोडक्ट्स में आपका 10% जा रहा है। अगर हम अदर ट्रांसपोर्ट की बात करें ऑटोमोबाइल के अलावे, उसमें से 5% जाता है अदर ट्रांसपोर्ट में। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनते हैं, उसमें भी स्टील के जो वॉल्यूम जाते हैं वो। सेकेंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, स्टील का। इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का। तो नंबर 1 पे कम है, कौन है भाई, नंबर 1 पे है चाइना। भैया चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन हम दूसरे नंबर पे स्टैंड करते हैं। इंडिया दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर है दुनिया में। तो समझ सकते हैं यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो किस लेवल की होगी। टाटा स्टील खास करके बात कर लें तो JSW के बाद टाटा स्टील का ही नंबर आता है। जिस तरह से टाटा स्टील अपने छोटे बड़े कंपनियों का मर्जर करने जा रही है, तो एक हो जाएगी कि छोटी बड़ी कंपनी जितनी है वो सब मिला के, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वॉल्यूम कर लेगी और ये JSW स्टील को भी बीट कर देगी। आगे इसके बारे में बात करें तो अगर लास्ट महीने पिछले बात कर लें, मई और अप्रैल का, मई प्लस अप्रैल, तो पता है आपको इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ स्टील का, 1.6 मीट्रिक टन इंडिया ने स्टील का एक्सपोर्ट करा है। ये 2 महीने का डेटा है सिर्फ, आप बीच बीच में डेटा को ट्रैक करते रहिएगा। और खास करके वो इस टाइम पे हुआ है जब स्टील सेक्टर में मंदी चल रही है। अभी यूरोप खास करके डिस्टर्ब है। अगर हम अगली बात कर लें स्टील सेक्टर को लेके, तो इसके बाद 1.6 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट तो किया इंडिया ने। अब है किसके मुख्य बायर कौन कौन है, कहां एक्सपोर्ट किया, तो इटली, बेल्जियम, नेपाल, यूके, अगर हम बात कर लें तो स्पेन भी इसके मुख्य बायर में आ जाते हैं। तो इतने देश में इंडिया बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है। अगर हम 2 महीने की डेटा आपसे साझा कर रहे हैं, वो है 1.6 मीट्रिक टन फिनिश्ड स्टील का इन्होंने एक्सपोर्ट करा है। पिछले 10-12 साल में इंडिया का स्टील प्रोडक्शन में जो है वो 75, देखिए सबसे बड़ी बात है, 10 से 12 साल में इंडिया के स्टील प्रोडक्शन में 75% का ग्रोथ आया है। आप सोच सकते हैं किस लेवल पे इंडिया जा रहा है स्टील में। अगर अभी सेकेंड नंबर पे, मुझे लगता है 5-10 साल में तो हम चाइना को कभी भी बीट कर देंगे। 75% ग्रोथ हुआ है 5 से 10 सालों में। तो सोच लीजिए अगले 5 सालों में, नहीं 10 से 12 सालों में, तो आने वाले 5 से 7 साल में क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सेक्टर में पटाखे फूटने वाले हैं, इसके पटाखे की पूछ में आग जल चुकी है और अब धमाका होने वाला है। तो सबसे जो इसमें मुझे लग रहा है पोटेंशियल स्टॉक दिख रहा है स्टील सेक्टर में, वो है टाटा स्टील। देखिए मैं क्यों आपसे टाटा स्टील की बात करता हूं, अगर इसके फंडामेंटल में देख लें तो सबसे पहले टाटा स्टील की मैं क्यों बात करता हूं, सबसे पहला रीजन मार्केट कैप देखिए इसका 1,40,360 करोड़। जी हाँ, लार्ज से भी लार्ज के, महालार्ज के। अगर हम बात करें इसका पीई रेशियो 16.02%, जबकि अगर इसका पीई देखें इंडस्ट्री का तो 12। तो इंडस्ट्री का ये बहुत ज्यादा गैप अभी नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। और डेप्ट टू इक्विटी देखें तो ठीक है इसलिए कि बहुत ज्यादा ठीक इसमें मुझे नहीं लग रहा है डेप्ट टू इक्विटी। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 8% का है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 7.17% का। डिविडेंड यील्ड देखिए, आपको कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 3% का। अगर बुक वैल्यू देखें इसका तो 84.43%। अभी भी अगर देखें तो प्राइस से बहुत ज्यादा दूर नहीं, यानी अच्छे वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिल रही है। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं। और फेस वैल्यू देखें तो 1 है। और खास करके टाटा स्टील के बारे में बात करूं, इसका मार्केट कैप देखें और जिस तरह से इसके 7 छोटी बड़ी कंपनियां जो है
और मिलकर मर्जर होने वाली है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरेगी। इसलिए मैं टाटा स्टील मेरे रडार पे। और देखिए दोस्तों, मैं जब से बात कर रहा हूँ टाटा स्टील की, ये टाटा स्टील देखते देखते अगर मुझे पता है जिस तरह से आज संडे है, अगर फ्राइडे की पहले 2-3 ट्रेडिंग डे की मान लें तो मैं इसको 112 रुपए के आसपास देखा था। आज देखिए 117, 15 लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो ये 2% बढ़ा है। लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन में ये 2% बढ़ा है। आगे हम इसके बात कर लें अब फंडामेंटल के बाद फाइनेंशियल की। तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है पूरा व्हाइट बोर्ड। अगर इसके हम फाइनेंशियल की बात कर लें टाटा स्टील को, ये सारा फिगर जो है करोड़ में है। तो सबसे पहले अगर क्वार्टर आते हैं हम मार्च क्वार्टर 2022 में, रेवेन्यू 59,324, प्रॉफिट 9,756। अगर हम नीचे देख लेते हैं इसके नेटवर्क तो 1,14,443। आइए हम अगले क्वार्टर पे चलते हैं, जून 2022 क्वार्टर पे रेवेन्यू 63,430, रेवेन्यू में डाउन बहुत ज्यादा, प्रॉफिट में डाउन सीधा 9,000 से 7,000 पे आ गया। अगर हम अगले सितंबर क्वार्टर की देख लें तो इनका रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ, ये 59,000 के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और यहां अगर इनका प्रॉफिट देखें तो 7,000 से घट के फिर 1,000 पे आ गया। तो क्या देख रहे हैं आप, कंटिन्यू कंपनी डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो अब आपको इसका पता चल गया होगा कि स्टॉक में इतनी गिरावट जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है आपको। ये वजह है इसके स्टॉक में गिरावट की। अगर हम मार्च 2023 की बात कर लें, जो इस साल की पहला फाइनेंशियल ईयर होगा क्वार्टर, तो उसमें इसने फिर दोबारा से कंपनी ने जंप करा है 62,900, 62, 59,000, यहाँ तो लगभग वहां तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर में तो इसने प्रॉफिट तो छोड़ो, प्रॉफिट की जगह इस कंपनी ने लॉस दिखलाई है। और यही वजह है कि जब फंडामेंटल हम कर रहे थे तो आपको जगह मैंने बोला था कि मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा, बहुत अच्छा नहीं है। तो यही वजह है, आपको उसमें भी दिख जाता है फंडामेंटल, जो मैंने बता रहा था आपको। ये जब मैं आपको फंडामेंटल बता रहा था तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था ना, ये थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिखा था मुझे, तो मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ दिक्कत लग रही है। अब अगर देखिए इसके नेटवर्थ में, तो जहां पे ये मार्च में 1,14,43 पे थे, सितंबर क्वार्टर में 1,07,000 पे आ गए। अगर देखिए मार्च क्वार्टर में देखिए नेटवर्थ में जब गिरावट हुई तो गिरावट भी हल्की सी हुई। अब जब सुधार होगा ना तो पहले क्या होगा, पहले रेवेन्यू जनरेट होगा तो पहले रेवेन्यू में सुधार होगा। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आएगी। तो कंपनी यहाँ लॉस था, यहाँ प्रॉफिट में आ गई। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है ना वो नेटवर्थ में वृद्धि शुरू होती है, क्योंकि नेटवर्थ जब एक बार गिर जाता है तो उसको थोड़ा सा चढ़ने में टाइम लग जाता है। चलिए इन सब के बाद अब हमें कंपनी में क्या देखना है, अब हम लोग कंपनी का देख लेते हैं। फंडामेंटल तो हम लोग देख लिए, हम लोग इसके फाइनेंशियल भी देख लिए। अब हम लोग जरा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस तरह के हैं, और खास करके जिसे हम स्मार्ट इन्वेस्टर बोलते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर मेरा बोलने का मतलब होता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, एफआई होते हैं, डीआई होते हैं, वो जो खरीदते हैं ना तो उनको हम स्मार्ट इन्वेस्टर बोलते हैं। और उसको हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं, तो सिर्फ बोलते ही नहीं है, वो स्मार्ट होते भी हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं। उनके पास कई तरह की टीम होती है, फंडामेंटल एनालिसिस की टीम होती है, टेक्निकल एनालिसिस की टीम होती है, उनके पास अंदर की खबर लाने वाली टीम होती है, कंपनियों के अंदर की खबर लाती है कि क्या हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट चल रहा है, क्या इनका प्लानिंग है, और वही देख के वो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। इसमें सबसे जो आगे थे ना, मैं एक नाम बताऊंगा मेरा फेवरेट, राकेश झुनझुनवाला, वो मेरे फेवरेट मार्केट एक्सपर्ट थे। और उन्होंने देखिए जिस जिस कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए वो पहले से ही तय कर लेती थी कि ये उनका लगाने का तरीका अलग था। फिर इस पर कभी और बात करेंगे। वैसे राकेश झुनझुनवाला पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजों में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात कर लें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग देखिए आप ना खुद से भी ये सब चीजें देख सकते हैं। अब बहुत आसान हो गया है देखना, और खास करके जो चीजें आती है आपको समझ कहीं कहीं आया होगा, पीई रेशियो वगैरह तो समझ में नहीं आएगा, तो मेरा इस पे फंडामेंटल पे वीडियो बना हुआ है, चैनल पे जाकर देख लीजिएगा कि कौन से वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, इसको कैसे निकाला जाता है, डिटेल में वीडियो बना हुआ है, तो आप उसे देख के समझ सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर, सबसे पहले भाई प्रमोटर के पास कितना है, यानी मालिक के पास कितना है, तो 33.9 मतलब 33 मान के चल लेते हैं। रिटेल सबसे बात ज्यादा था भाई, पहले दिखा दिया इसमें। तो रिटेलर भाई के पास कितना है, यह है 26%। अगर हम आगे बात कर लें कि एफआईआई वाले का इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, तो एफआई वाले इसमें आ जाते हैं, एफआईआई वाले इसमें है 20%, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस।
20% अगर किसी भी स्टॉक में एफआई का इन्वेस्टमेंट है तो ये बहुत अच्छा है। ये मुश्किल से 2 से 4% रखते हैं। टाटा स्टील में इनका 20% का इन्वेस्टमेंट है, मतलब टाटा स्टील जरूर कुछ अच्छा करने वाला है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल यानी हम डीआईआई की बात कर लें तो डीआई वाला कितना है, इन्होंने भी 10% का इसमें इन्वेस्टमेंट बना रखा है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। अगर हम म्यूचुअल फंड का स्पेशली देख लें, देखिए इसमें म्यूचुअल फंड का अलग से दे दिया है, तो म्यूचुअल फंड वाले का इनमें है 9.13%, जिसको हम लोग सबसे भरोसे का साथी कहते हैं। बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में एसआई करवाइए, लॉस नहीं होगा। और लॉस नहीं होने का मतलब यही होता है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना वो डाइवर्सिफाई होता है। ये लोग अलग अलग स्टॉक में बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट बनाए हुए होते हैं। तो देख लीजिए, प्रमोटर का 33%, रिटेलर का 26%, एफआईआई ये जो होता है ना इसको हम स्मार्ट इन्वेस्टर बोलते हैं। हम उसकी चर्चा किया था ना, ये मिला के होते हैं, ये स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। ये तीनों एफआई वाले, डीआई वाले, म्यूचुअल फंड, इसमें म्यूचुअल फंड लिखा दिया है, वैसे सब डोमेस्टिक इन्वेस्टर में आ जाते हैं। तो ये सब जो होते हैं ना ये बड़े प्लेयर होते हैं। और बड़े प्लेयर का जहाँ देखिए कहा जाता है ना कि जब आपको कुछ नहीं आए ना तो भाई अच्छे लोगों का फॉलो कीजिए। तो अगर मार्केट में कहीं आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो ये स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, इनको फॉलो कीजिए कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है कौन कौन से स्टॉक में किस तरीके से है, तो आपको रास्ता ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो दोस्तों होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स वीडियो देखने के लिए और नमस्कार। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।